शाहिद आफरीदी थे हमारे, शुरू में सब यही कहा जाता था कि बस बॉल आती है और वो पहली बॉल पे आउट होके चले जाते हैं, बट उसके बाद जब उन्होंने 300 प्लस मैचेस वगैरह खेले तो इट वाज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम एंड डिफरेंट इमेज ऑफ दैट प्लेयर। शाहिद आफरीदी इसीलिए दिलों पर राज करता है कि जब भी हमारा इंडिया से मैच हुआ, चाहे वो ढाका का एशिया कप हो, शाहिद आफरीदी ने डिलीवर करके दिया। आपके साथ मैंने रिसेंटली देखे हैं सिकंदर बख्त आते हैं। वाई सिकंदर बख्त, वाई नॉट एनी अदर प्लेयर? जहां भी उन्होंने आके अपनी एक्सपर्ट राय दी उसमें बड़े इबाम छोड़ के जाते हैं वो। मैं यहाँ सिकंदर बख्त नहीं, वो तो करने के लिए आपकी नहीं बात आया। अगर मैं पुराना वाला आया वैसा नहीं होता, मेरा ख्याल है ये इंटरव्यू खत्म हो चुका होता। रिजवान को कैप्टनसी से हटाया गया तो उसका रीजन कोई लॉबी थी या पसंद नापसंद थी या उनकी परफॉर्मेंस थी? ये कह देना बहुत आसान है कि रिजवान के साथ ज्यादती हो गई। ये सवाबदीदी इख्तियार क्रिकेट बोर्ड का है, किसको कप्तान रखना है, किसको कप्तान नहीं रखना। तो बाबर आजम अपने नाम को लेकर, लोगों को प्यार को लेकर रन नहीं कर सकते, उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। बाबर आजम पाकिस्तान का पहला प्लेयर तो नहीं है जिसकी फॉर्म चली गई है। क्रिकेट बोर्ड भी एक हद तक ही हाथ पकड़ेगा बाबर आजम का। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, जिन बल्लेबाजों के ऊपर टीम भरोसा करना चाहती है वो बेचारे अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। इस टीम का अलमिया ये है, जो परफॉर्म करता है उसको अगले मैच का नहीं पता, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको हर मैच खिलाया जा रहा है। मैं सच कहूं तो बुरा लगे, मैं दलील दूं तो जलील हूं। ये जमाना जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। KK is here once again for you। ये दुनिया है, यहाँ परफॉर्मेंस होती है, फिगर्स होती हैं, स्कोर होता है। स्कोर मीडिया में हो या ग्राउंड में या फिर किसी भी स्टूडियो में, स्कोर के नाम से हमारे पास एक ऐसी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की सूरत में पर्सनैलिटी बैठे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। या हुसैनी आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो मुझे मदऊ करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया केके, थैंक यू वेरी मच। और माजरत इस एतबार से कि आप से काफ़ी दिन से बात चल रही थी, मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन आज आपके साथ यहाँ बैठकर अच्छा लग रहा है। सेम इज हियर। हम बहुत उम्मीद करते हैं और बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि आपके साथ हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा होगा। बहुत पुराने हैं आप इस फील्ड के अंदर और हम आपको जितना जानते हैं आप हमारे बारे में ज़ाहिर है बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। हम लोग वी आर वेरी मच न्यू इन दिस फील्ड, बट आपके बहुत सारे साथी हैं, उनसे हमारी बिलमुसाफा और इंट्रोडक्शन रहा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आप ही के प्रोफेशन से। सबसे पहले तो बताएं, स्कोर कितने दिनों से कर रहे हैं आप? क्योंकि मैंने स्टार्ट एज ए न्यूज़ एंकर किया जियो के साथ। 2002 की ये बात है जब जियो स्टार्ट हुआ, और आपको पता है कि जब जियो स्टार्ट हुआ था तो हम दुबई से ऑन एयर थे, और 2002 से 2005 तक मैं दुबई रहा। और एज ए न्यूज़ एंकर मैं अपना करियर लेकर नहीं चलना चाहता था। मैनेजमेंट से बात की, उनको बताया कि मेरा इंटरेस्ट तो स्पोर्ट्स में, बल्कि मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो भी स्पोर्ट्स में ही था। लेकिन जब न्यूज़ एंकर की बात हुई तो उन्होंने मुझे एक मौका दिया और मैंने उस मौके को दोनों हाथों से ग्रैब किया। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो एक उस ज़माने में आपको पता है कि जियो पर इब्तिदा में जो है वो न्यूज़ एंटरटेनमेंट सब एक ही चैनल पे होते थे। 2005 में जो है वो बीम अलग हो रही थी, न्यूज़ अलग हो रहा था, एंटरटेनमेंट अलग हो रहा था। तो मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया और फिर मुझे कहा गया कि ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से शो करना चाहते हैं तो आइए और स्पोर्ट्स कीजिए। तो ये स्कोर की शुरुआत थी 2005। अच्छा, लंबा अरसा है, 20 years नाउ। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप ये बताएं, जो सबसे ज़्यादा जो एंकर्स होते हैं स्पोर्ट्स में, उनकी जो डिस्क्रिप्शन होता है, उनकी नरेशन होती है, किसी भी प्लेयर के करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो मासेस में सर्कुलेट करता है। तो आपके ख्याल में जो कमेंट्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देता है वो जाके उनकी सिलेक्शन, उनकी परफॉर्मेंस और उनके करियर पे कितना असरअंदाज होते हैं? किसी शायर ने खूब कहा है कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा की बात। yes. तो आजकल तो आप अगर जर्नलिज्म की बात करें, आप अगर एंकर की बात करें, आप अगर न्यूज़ रीडर की बात करें, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि न्यूज़ एंकर और न्यूज़ रीडर में फ़र्क होता है, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। अच्छा जी, चलें वापस आ गए आपके सवाल की तरफ। तो सबसे अहम चीज़ है आपका होमवर्क क्या है और आपकी नॉलेज क्या है। और आई थिंक मुझे बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि
हर किसी को यहाँ सहाफ़ी बनने का तो शौक़ है, हर कोई यहाँ पर इस फील्ड में दाखिल तो होना चाहता है, लेकिन नॉर्म्स, एथिक्स, आई डोंट थिंक सो कि वो उसको फॉलो कर रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अगर कोई ख़बर दे रहे हैं तो ख़बर देने से पहले आपको इस बात को मेक श्योर करना पड़ेगा। अगर मैं के हवाले से स्टोरी दे रहा हूँ तो मेरे पास के का वर्जन भी होना चाहिए। ठीक है, के अगर नहीं वर्जन देना चाहते तो मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि मैंने आपसे रब्ता किया है और आपने जो है वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये आपकी साइड हो जाएगी कवर। लेकिन यहाँ पर एक स्टोरी आपको मिलती है और आप बेपर की उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन जो आपका पर्टिकुलर सवाल है कि जी एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, तो आप उस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को जो है वो कैसे तराजू के पल्लों में जो है वो तोलेंगे, तो बहुत ही सीधा तरीक़ाकार है। हमको बहुत स्ट्रेट अवे चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और अगर किसी खिलाड़ी की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस की आप बात करें, अगर वो टीम से बाहर हुआ है तो बताएं जी इस वजह से टीम से बाहर हुआ है, टीम में आया है तो इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में ये परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन इस पर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पास जो है वो बातें ज़्यादा है, होमवर्क कम है। हाँ, स्ट्रेंथ वीकनेसेस हों और दलाइल हों और उसके रिकॉर्ड्स हों, वो खुद बोलते हैं। उसका बल्ला खुद बोलता है, उसकी बॉल खुद बोलेगी। आपने ये वाली सारी बातें की, उसमें आप मेहमान को भी बुलाते हैं। आपके साथ मैंने रिसेंटली देखे हैं सिकंदर बख्त आते हैं। वाई सिकंदर बख्त? वाई नॉट एनी अदर प्लेयर हु इज़ वर्किंग एज एन एक्सपर्ट इन योर स्कोर्स? अच्छा जी, सिकंदर बख्त के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुख्तलिफ चैनल जो हैं वो जो अपने एक्सपर्ट है ना, जो मिल गया उसको बुला लिया, लेकिन जियो पे ऐसा नहीं है। सिकंदर बख्त हो गए, राशिद लतीफ़ साहब हो गए एंड अहमद शहजाद हो गए, ये जियो के साथ एसोसिएट हैं और जियो के साथ इनकी कमिटमेंट है और ये इसलिए आपको ये किसी और चैनल पे नज़र नहीं आते। बिल्कुल आपने सही कहा, बट जैसे आपने नॉलेज की बात की थी, रिकॉर्ड्स की बात की थी और सारी चीज़ें, मैंने बहुत तंदही से उनकी जो एक्सपर्ट राय थी वो देखी थी। और आपका होमवर्क पूरा होता है, बट मैंने ये देखा वो बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं जान रहे होते, बहुत सारे कोचेस का उन्हें पता ही नहीं होता कि वो हैं। जैसे एजाज जूनियर का आपने जिक्र किया था, उन्होंने कहा कौन एजाज, पुराने वाले एजाज का जिक्र किया उन्होंने। इस तरीके से और भी बहुत सारी जो डिविएशन थी वो थी उसमें देखने में आई। तो एज अ प्लेयर वो ही वॉज एन एवरेज प्लेयर, मेरी अपनी राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। और कोई ऐसे आउटस्टैंडिंग उनके वो नहीं थे। और उसके अलावा भी जहाँ भी उन्होंने आके अपनी एक्सपर्ट राय दी उसमें बड़े इबाम छोड़ के जाते हैं वो, जो एज एन ऑडियंस मैंने बहुत ऑब्जर्व की और हमेशा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में आते। तो उसमें मेरा जो सवाल था, मैं फिर दोबारा वही करूंगा, वाई सिकंदर बख्त, वाई नॉट एनी अदर प्लेयर? उनको भी आप हायर कर सकते थे उसमें, अपने साथ लेकर आ। देखिए सर, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जी और मेरा एक रोल है जी। और जहाँ तक आपने सिकंदर बख्त की बात की, तो मैं आपके पॉडकास्ट में आपका गेस्ट हूँ और अगर आपको सिकंदर बख्त से कोई सवाल करना है तो फिर सिकंदर बख्त को आपको बुलाना चाहिए। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए सिकंदर बख्त खेल नहीं रहे। मैं आपको जवाब दे दूं क्योंकि आपने सवाल किया। 1978 फिरोज शाह कोटला, 8 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। और जो सबसे अहम बात है कि ये चीज़ होती है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हम आज ये बात करते हैं और ये बात जब आप करते हैं कि यार इन्होंने अपने दौर में क्या किया था, फलां खिलाड़ी जो है यहाँ पर बैठ कर बात कर रहा है, तो बात दलाइल से होनी चाहिए, बात जो है मुशाहिदे से होनी चाहिए, बात तजुर्बात से होनी चाहिए। आज आपके क्रिकेटिंग फर्टर्निटी में जो है वो 2 किस्म के एक्सपर्ट हैं, एक सहाफ़ी जो क्रिकेट नहीं खेले, एक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेले। लेकिन दोनों का जो अगर आप मजमूए की बात करते हैं, अगर आप हर्षा भोगले की बात करें जिनका इंडिया से ताल्लुक है, वो तो नहीं खेले क्रिकेट, लेकिन उनकी दस्तरस है क्रिकेट के ऊपर। आप अगर खिलाड़ी की बात करेंगे कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन आकर दे रहा है, तो यहाँ पर गुफ्तगू कर रहा है, वो तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में बात कर रहा है, वो खेल नहीं रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। और वो जो उन्होंने 8 विकेट्स ली थी, बस सिर्फ वो 1 विकेट जो थी वो ही खातिर ख्वाह थी। और उसके अलावा उन्होंने जेफरी बॉयकॉट की जो है वो एक फ्रैक्चर कर दी थी, दैट वाज अनइवन विकेट। मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि मैं यहाँ सिकंदर बख्त को डिफेंड करने के लिए नहीं आया, लेकिन बहरहाल सिकंदर बख्त का अपना एक मुकाम है और सिकंदर बख्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में आज भी बहुत सारे लोगों की अगर आप बात करें, वो आपके मौजूदा लोगों को नहीं जानते, लेकिन सिकंदर बख्त को जानते हैं। यस, उस ज़माने में
इतने चांसेस आजकल किसी बॉलर को अगर दिए जाते तो वो बहुत अच्छे रिकॉर्ड कर लेता। जैसे शाहिद आफरीदी थे हमारे, शुरू में सब यही कहा जाता था कि बस बॉल आती है और वो पहली बॉल पे आउट होके चले जाते हैं, बट उसके बाद जब उन्होंने 300 प्लस मैचेस वगैरह खेले तो इट वाज टोटली डिफरेंट बॉल गेम एंड डिफरेंट इमेज ऑफ दैट प्लेयर। और आजकल वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, जबकि जो शुरू में कैरियर के जो 50 मैचेस थे उसमें सब उनको अजीब अजीब अल्फाज और अलकाब से नवाज से। सर देखिए, मेरा ख्याल है कि जो आपकी गुफ्तगू करने का अंदाज़ है और जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं कुछ चीज़ों को यहाँ वजाहत दे दूँ। आपकी राय है, सवाल करना आपका काम है, लेकिन हम शाहिद आफरीदी को शाहिद आफरीदी क्यों कहते हैं, इसको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शाहिद आफरीदी जो है वो तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते थे, शाहिद आफरीदी जो है वो आउट हो जाते थे। लेकिन जब पाकिस्तान का इंडिया से मैच होता है ना, तो कराची से लेकर खैबर तक सिर्फ एक ही आवाज़ होती है, पाकिस्तान जिंदाबाद। और शाहिद आफरीदी क्यों दिलों पर राज करते हैं? शाहिद आफरीदी इसलिए दिलों पर राज करते हैं, अक्टूबर 1996 उन्होंने जनाब 23 तरीन सेंचुरी स्कोर, 37 बॉल्स। शाहिद आफरीदी का मैंने नेशनल स्टेडियम कराची में अंडर द कैप्टनसी आमिर सोहेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू देखा। उन्होंने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की। शायद ये आपकी नॉलेज में नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन शाहिद आफरीदी दिलों पर क्यों राज करता है? शाहिद आफरीदी इसीलिए दिलों पर राज करता है कि जब भी हमारा इंडिया से मैच हुआ, चाहे वो ढाका का एशिया कप हो, चाहे वो कोई और ग्राउंड हो, शाहिद आफरीदी ने डिलीवर करके दिया। शाहिद आफरीदी ने सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिताया उस मुल्क के खिलाफ जिसके खिलाफ हमें हार बर्दाश्त नहीं है। नो डाउट अबाउट इट। और एक मुझे टेस्ट मैच याद है कि उसमें सारे उन्होंने बॉलर्स लगाए और शुरू के 10 ओवर्स में ही 113 रन बनाए थे और हर ओवर में 3-3 4-4 छक्के मारे थे। टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने अपने सारे बॉलर्स यूज कर लिए थे। मैं आपसे बात करूंगा, बाबर आजम से शुरू करूंगा, एक करंट प्लेयर से। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था, उसमें ये जिक्र आया कि वो प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल और फर्स्ट क्लास, ये भी सिकंदर बख्त ने बोला, फर्स्ट क्लास नहीं खेलने जा रहे। जी बिल्कुल, उन्होंने प्लास्टिक बॉल का जिक्र किया था। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ प्लास्टिक बॉल, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक एंड रबर। हैवी बॉल होती है अच्छी खासी, और अगर वो लगे तो जो कॉक की बॉल होती है उससे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है बॉडी पे। ये वाली बॉल्स से पूरी दुनिया के सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं और तैयारी होती है, लेकिन इसमें बाबर आजम का फॉल्ट नहीं है। यही सेम जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई ने की है, उन्होंने उसके अंदर कंडीशन लगाई किसके लिए? विराट कोहली के लिए, और जो दूसरे उनके कैप्टन हैं, उनका क्या नाम है जो कैप्टन है उनके? रोहित शर्मा। उन दोनों के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने कंडीशन लगाई कि जाके वो ट्रॉफी खेलेंगे। रणजी ट्रॉफी नहीं, दूसरी कोई ट्रॉफी का उसमें जिक्र था। हमारे यहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि उन्होंने जाके, कंडीशन है प्री कंडीशन। तो अगर आपकी कंडीशंस ही नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये तो प्लेयर की सवाबदीद पे कि उसको जो इजी लगेगा वो करेगा और वो फिर छुपता हुआ नहीं फिरेगा, फिर उसको खेलना पड़ेगा जाके, चाहे वहाँ आउट हो या नहीं हो। फिर दूसरा इसी से रिलेटेड है कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो इनको प्लेयर्स भी फेवर करते हैं और इनको 100 रन कराते हैं। तो ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहला तो क्योंकि मैं इंतहाई अदब से आपके एक बात दर्ज करूँगा कि वक्त के साथ इंसान चीज़ें सीखता है जी, और वक्त के साथ इंसान के रवैये में बदलाव आता है। आपने अब तक जितने भी सवाल किए हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं पुराना वाला याया हुसैनी होता तो मेरा ख्याल है ये इंटरव्यू ख़त्म हो चुका होता। आपने जो बात की है, आप जो बात कर रहे हैं, आप वो बात कर रहे हैं जो आपको नज़र आ रही है और एक आम व्यूअर की हैसियत से बात कर रहे हैं। आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने मुझे बताया कि आप पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, मैं समझता हूँ कि ग्रेड 2 ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट है, दीवान की टीम चलाया करते थे जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो कहते हैं ना कि A to Z से आप वाकिफ़ नहीं होंगे, क्योंकि जो ग्रेड 2 क्रिकेट लड़का खेलता है ना, और जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, आज से 25 साल पहले की, आज जो मराहत हैं, जो सहूलियात हैं, वो नहीं होंगी। चलें अब आपके सवाल की तरफ आ जाते हैं। बाबर आजम की आपने बात की जी। देखिए, आपने सुना होगा क्लास परमानेंट फॉर्म टेम्परेरी। जी जी, ठीक है सर। दूसरी बात यह कि कोई सोने का निवाला लेके पैदा नहीं होता मुंह में, लेकिन जो सोने का निवाला लेकर मुंह में पैदा नहीं होता ना,
वो तगोदो करता है, वो जिस्तुजू करता है, वो चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सोने का निवाला लेकर मुंह में पैदा होता है ना, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसने तो अपने इर्द गिर्द सारी आसाइशें देखी होती हैं। मोइन खान साहब के फर्जंद आए, आजम खान साहब, उनमें टैलेंट, उनमें अहलियत, लेकिन जिस तरह उनको फास्ट ट्रैक से लेकर आए, बड़ी तनकीद हुई उनके ऊपर। अगर वो मोइन खान के बेटे नहीं होते तो शायद पाकिस्तान फर्स्ट क्लास क्रिकेट के दायरे में नहीं शामिल होते। अर्जुन सचिन रमेश तेंदुलकर के बेटे का नाम, उसको उन्होंने आईपीएल नहीं खिलाया, लेकिन अगर हमारा मुल्क होता तो मेरा ख्याल है वो डेब्यू भी कर जाता। अब अगर मैं पर्टिकुलरली आपके सवाल की तरफ आता हूँ बाबर आजम के हवाले से, देखिए दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आपका जो बैट्समैन है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर अपनी फॉर्म को तलाश करे। जो एसओपीज हैं, आपने भी खुद का विराट कोहली की बात की, आपने रोहित शर्मा की बात की। विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट एंड T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, तो सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने लाइन ड्रॉ करके उनको भी उन्होंने बताया कि भाई ये हमारा एसओपी है, क्राइटेरिया है, आपको इस क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा अगर आपको इस क्रिकेट में आना है। तो ये किसका कसूर है? हमारे क्रिकेट बोर्ड ने आपको लेकर आ गया, अवाम के दबाव के ऊपर सेलेक्टर ने फैसला कर लिया, लेकिन क्रिकेट बोर्ड भी एक हद तक ही हाथ पकड़ेगा बाबर आजम का। बाबर आजम कहते हैं ना कि अगर मैं अपने आप के साथ मुखलिस नहीं होऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी का फलसफा यह है कि जब आपके हवा खिलाफ चल रही हो तो आप समंदर के बहाव के खिलाफ तैरने की सवाल नहीं करना चाहिए। आप समंदर के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगे, थक जाएंगे, डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो जो आपने देखा होगा ना, तूफान में सिर्फ वही दर्द आपको खड़े में नजर आएंगे जो तेज आंधी को सह लेंगे, बाकी दरख्त जो होते हैं ना उड़ जाते हैं। अब बाबर आजम के लिए क्या एसओपी है? बाबर आजम पाकिस्तान का पहला प्लेयर तो नहीं है जिसकी फॉर्म चली गई है। 96 वर्ल्ड कप जावेद मियादाद, हमने जनाब उनके साथ क्या किया, आप यूनुस खान को देख लीजिए, आप शुएब अख्तर को 2011 वर्ल्ड कप में देख लीजिए। उन्होंने बड़ी एफर्ट की कि मोहाली में उनको आप इंडिया के खिलाफ 30 अप्रैल 2011 को अंडर द कैप्टनसी शाहिद आफरीदी खिला दें, लेकिन शाहिद आफरीदी शायद खिलाने जाते थे, वकार यूनुस उनके हक में नहीं थे। शुएब अख्तर अपने कई इंटरव्यूज में ये बात कर चुके हैं। तो बाबर आजम पहले प्लेयर नहीं है, मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ कि फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट। तो उसका सबसे बेसिक रूल ये है कि आप जाएं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रेशर नहीं है, क्योंकि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट के प्रेशर्स डिफरेंट होते हैं। कैमरा लगा होता है, 22 कैमरे कवर कर रहे होते हैं, सारे लोग आपको देख रहे होते हैं। अब तो सोशल मीडिया भी आ गया है, क्वालिटी बॉलर्स होते हैं, आपके पास मौका नहीं होता। लेकिन आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएं जहां पर टेलीकास्ट नहीं हो रहा होता मैच, आप ड्रेसिंग रूम शेयर करें, वो ड्रेसिंग रूम जिसकी खबरें बाहर तक नहीं आ रही होती, वैसे तो डोमेस्टिक की भी आ जाती हैं, वहां पर आप अपने आप को डाउन टू अर्थ ले जाएं, वहां पर अपनी फॉर्म को रिगेन करें, वापस आएं। लेकिन बाबर आजम इसलिए धंसते चले जाएंगे कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है। और जिस तरह फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल में उनको हासा रंगा ने बोल्ड किया, मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन बात थी। तो बाबर आजम अपने नाम को लेकर, लोगों को प्यार को लेकर रन नहीं कर सकते, उसके लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी। यस, मेरा सवाल बीच में से थोड़ा सा टेक्निकल था, मैं सही तरीके से आपसे नहीं पूछ सका। मेरा रुख ये था कि जैसे बीसीसीआई कंडीशन लगा सकती है उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे प्लेयर्स के लिए हमारे भी जो पीसीबी है। सर अब आप एक चीज़ ये भी अंडरस्टैंड करें जी, लोगों को हमारे पास पता ही नहीं होता। हमारे इवन इंतहाई माजरत के साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जिनका काम ही यही है, उनको नहीं पता होता। देखिए, हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ हमारा डोमेस्टिक कैलेंडर जो है वो क्लैश करता है। हम ये बात करते हैं कि जी हमारे प्लेयर ने आखिरी बार फर्स्ट क्लास मैच जब खेला था, हमारा प्लेयर जो है इसने फर्स्ट क्लास मैच जो है वो इस साल खेला था। भाई हमारा डोमेस्टिक सीजन ही जो है वो स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर में, हमारा इंटरनेशनल सीजन भी अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है। या तो आप घर में हैं या तो आप बाहर हैं, और इस दौरान जहां आपको 10 या 15 दिन मिलते हैं वहां पर लड़के रिलैक्स करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी हैं, आपके पास रिजवान की मिसाल है, आपके पास सलमान अली आगा की मिसाल है कि जब पहला टेस्ट मैच होने वाला था जनूबी अफ्रीका का, उन्होंने कैंप को छोड़ा और जाकर उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। शुएब मलिक के बारे में आपको पता होगा, जहां भी गैप होता था वो क्लब के मैचेस खेलते थे और अपने क्लब के मैचेस बिल्कुल नहीं छोड़ते थे, चाहे उन्हें 3 दिन मिले चाहे उन्हें 4 दिन मिले। शायद आपकी नॉलेज में आप होगा। शुएब मलिक की बात कर रहे हैं, मैं तो लोगों को मिसाल देता हूँ यूनुस खान की, शाहिद आफरीदी की, हफीज की, मिसबा की और शुएब मलिक की। इमरान खान पूरे 11 महीने ट्रेनिंग करता था। हमने इमरान खान को इतना ज्यादा देखा नहीं। ये 5 खिलाड़ियों की मैं क्यों मिसाल देता हूँ आपको, इसलिए मिसाल देता हूँ कि आजकल की क्रिकेट में ना, बल्कि शायद पहले भी,
पहले ज़माने में तो जिम नहीं होता था, इतनी आपको ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ती थी एक्सटेंसिव किस्म की। साल में 10 टेस्ट मैच होते थे, 30 वनडे इंटरनेशनल होते थे वर्ल्ड कप के साल में, बहुत ज़्यादा 40 हो गए। आप जाके इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। आज आप साल में 3 लीग खेल रहे हैं, आज आप 25 T20 मैच खेल रहे हैं, 10 वन टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 12 से 20 वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं। उसके अलावा लीग क्रिकेट, उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट, उसके अलावा आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़। तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। आप फिट होंगे, सुपर फिट, तो यहाँ से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। अगर आप फटीक होंगे, अगर आप फिट नहीं होंगे, लथार्जिक होंगे, तो आप जिंदगी को भी नहीं आप एंजॉय कर सकेंगे। तो आप शुएब मलिक को, शाहिद आफरीदी को, यूनुस खान को, मोहम्मद हफीज़ को, मिसबाह उल हक को देखें, उन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसलिए वो मौजूदा टीम के खिलाड़ियों से ज़्यादा आज आपको फिट नजर। और अनफिट भी बहुत कम होते थे, रेयर होते, बस तबीयत खराब हो गई या फ्लू हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो उसकी वजह से करते हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हमारे बाबर आजम को विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं, वो करना भी चाहिए। हमारा हीरो है, वो उनके हीरो हैं। और फिर आपने सोने के चमचे का जिक्र किया। सोने के चमचे से मुराद ये होती है कि वेल्दी एनवायरनमेंट में वो पैदा हुए और उनके पास सारी फैसिलिटीज हों। हमारे तो जितने भी प्लेयर्स आते हैं बहुत ही ग्रास रूट लेवल से आते हैं। और उसी सिलसिले में मैंने ये देखा है कि जो विराट कोहली की नेटवर्थ है, बाबर आजम उस तक नहीं पहुंच सकते। जाहिर है उसके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, फैसिलिटीज हैं, और वहाँ प्लेयर तैयार करने की जो है सलाहियत है उनके बोर्ड के पास, उनके स्ट्रक्चर के पास, और उनके प्लेयर्स के पास, उनका जो थिंक टैंक है उसके पास। उसकी नेटवर्थ है देखें तकरीबन 1000 करोड़ के करीब। 7 करोड़ उसकी BCCI का कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास, 21 करोड़ का IPL की अर्निंग आती है उनके पास, और जो ब्रांड इंडोर्समेंट है वो 200 करोड़ आती है साल की उनके पास, और जो बिजनेस वेंचर है उनके पास रॉन, WROGN, ये फैशन लेबल वगैरह है, तो वहाँ से उनके पास अच्छे खासे रिसोर्सेज हैं। अब यह है कि उनके फाइनेंशियली ही इज़ वेरी मच क्लियर। अब उनको क्या करना था कि भाई सारी कंसंट्रेट करना था उस पर। मेरा थोड़ा सा सवाल लंबा हो रहा है, मैं फिर उसकी तरफ आऊँगा कि जैसे हमारे साथ मोहम्मद आमिर का हुआ, उसने टेस्ट मैच में खेलने से मना कर दिया, हालांकि वो भी स्टार है हमारा, उसने मना कर दिया तो उसको टीम से ही बाहर कर दिया गया कि उसकी चॉइस ही। जबकि इन्होंने 2 जगह से रिटायरमेंट ले ली और उनको वो फिर भी वनडे में खिला रहे हैं। जब बोर्ड में और स्ट्रक्चर में और जिस माहौल में इतनी डिफिकल्टी होती है, तो उसका भी एक एक्स्ट्रा बर्डन प्लेयर के माइंड में होता है। जब हम उसको विराट कोहली से कंपेयर करते हैं तो वो भी अपने आप को करता होगा, फाइनेंशियली भी करता होगा, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी करता होगा। उस सूरत में क्या है बेहतर कि उसको अपना माइंडसेट कहाँ रखना चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को लेके चले और बाकी साइड ट्रैक बिल्कुल भी नहीं हो वो इन चीज़ों से। चलो मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ जी। अभी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और इंडियन मीडिया शोर मचा रहा था कि जो एशिया कप के लिए इंडिया की टीम बनी है वो एक भारतीय सियासतदान के कहने पर एक लड़के को रखा गया, एक को नहीं रखा गया। और भारतीय मीडिया सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा था सुरेश अय्यर, जो कि उनके वनडे टीम के वाइस कैप्टन है शुभमन गिल के। सुरेश अय्यर को आपको पता है कि उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। Yes. और उसको निकालने की वजह ये बनी कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने से मना कर दिया था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो इंजर्ड हुए। इंजर्ड होने के बाद जो है उन्होंने कहा कि जी मैं ये मैच नहीं खेल रहा। उन्होंने कहा कि भाई आपको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देते हैं। तो आप मुझे बता दीजिए क्या हमारे पास कोई ऐसी मिसाल मौजूद है? उसकी बुनियादी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमारे क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। हमारी हुकूमतों के साथ क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तब्दील हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। हालांकि क्रिकेट एक इंडस्ट्री है। अच्छा, अब मैं अगर आपके सवाल की तरफ आ जाऊं, आप विराट कोहली का मवाजना कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, जो मैं समझता ही नहीं हूं कि बाबर आजम का विराट कोहली के साथ मवाजना होना चाहिए। देखिए, इंडिया की मार्केट आपके सामने है, कमर्शियल आस्पेक्ट आपके सामने है, हमारी मार्केट आपके सामने, डोमेस्टिक में भी वही स्पॉन्सर है, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वही स्पॉन्सर है, PSL में भी वही स्पॉन्सर है। अच्छा जी, अब अगर आप बात कर रहे हैं उनकी वर्थ की और इनकी वर्थ की, मैं मवाजना ही नहीं करना चाहता। देखें, उनकी ग्राउंड रियलिटी अलग है। वो 100 करोड़ का मुल्क है और ये 25 करोड़ का मुल्क है, ठीक है? तो इस चीज़ को तो आप कंपैरिजन करें नहीं। लेकिन चाहे विराट कोहली 100 करोड़ का आदमी हो, ग्राउंड में जो रन्स करेगा वो है हीरो, वो है सिकंदर। तो वो कैसे करेगा?
विराट कोहली को 2011 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम जो वेंकटेश्वर स्टेडियम मुंबई में MS धोनी की क़यादत में जीती थी, उसमें किसी को पता है कि विराट कोहली उस टीम का मेंबर था? नहीं पता होगा। किसी को पता है कि विराट कोहली ने भारत के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला है? नहीं पता होगा। तो विराट कोहली की अगर आप पुरानी तस्वीरें 2010 की देखें, 2011 की देखें, आप हैरान हो जाएंगे। विराट कोहली ने अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। विराट कोहली ने जो है वो अपने खेल के अंदाज के ऊपर काम किया। लोग विराट कोहली को खेल से ज़्यादा एक स्टार इसलिए भी मानते हैं कि वो लगते हैं स्टार, वो दिखते हैं स्टार। उन्होंने अपने ऊपर काम किया, क्योंकि जब आप स्टार बनते हैं ना तो फिर आपको सारे बॉक्सेस टिक करने पड़ते हैं। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना पड़ता है, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया होगा? वो कहता है ना, खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ आपको मिल नहीं सकती। विराट कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी करना चाहते थे, शुभमन गिल के अंडर में नहीं खेलना चाहते थे। BCCI ने कहा नहीं जी, हम तो फ्यूचर में शुभमन गिल को देख रहे हैं। विराट कोहली ने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं छोड़ देता हूँ। तो देखिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद ये कहना कि यार विराट कोहली के साथ ये कर दिया। विराट कोहली था 2021 में दुबई में, जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से उनको शिकस्त दी थी, वर्ल्ड कप में उनको हराया था, विराट कोहली की कप्तानी चली गई थी। लेकिन 2022 में यही विराट कोहली था जिसने मेलबर्न में सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मैच जिताया था। वो प्यार, वो मोहब्बत जो उसके फैंस से निकल गई थी, उसके लोगों, उसके चाहने वाले जो थे, उसने कहा कि यार इसने कप्तान होते हुए जो है इसकी टीम तो पाकिस्तान से हार गई। उसने जो अगले ही बरस जो है अपने खेल से जो है उसको वापस लाने की कोशिश की थी। तो कम से कम वो ये कह सकता है कि जी मैंने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताया। फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल फिटनेस पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं। और फिजिकल फिटनेस तो तकरीबन हम पल्ला सभी आ जाते हैं अगर उनका जो रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह शेड्यूल मिल जाए। बट मेंटल फिटनेस जिनकी स्ट्रांग होती है वही वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनते हैं। वरना कामरान भाई, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जितने हमारे खिलाड़ी मसाइल का शिकार है ना, डोमेस्टिक मसाइल, पैसे के मसाइल, बोर्ड के मसाइल, ये आम आदमी है नहीं। और इनको ये नहीं पता होता कि ये जो मैच खेल रहे हैं उसके बाद अगले मैच में होंगे या नहीं होंगे। इंग्लैंड में देखें, इंग्लैंड में तो सब स्मूथ है। आप जाते भी होंगे, लोग वहाँ पर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, यहाँ से सुकूनत इख्तियार करना चाहते हैं वहाँ जाकर। ग्राहम थॉर्प, उन्होंने जी क्रिकेट को इसलिए खैर बात कह दिया, उन्होंने कहा मैं जहनी तौर पर जो है तैयार नहीं हूँ और अपनी फैमिली को वक्त देना चाहता हूँ। आपके पास कोई मिसाल है ऐसी? वो बोलेंगे नहीं भैया, 2-4 साल और खेल जाओ, पैसे बना लो। जो इस वक्त अफगानिस्तान टीम के कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, जिनका इंग्लैंड से ताल्लुक है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से सिर्फ जहनी दबाव की वजह से जो है वो इजाज़त ले ली। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में शुगर, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, एक और बड़ा खामोश मर्ज जो पनप रहा है जिस पर लोग बात नहीं करना चाहते, वो है जहनी अमराज। क्योंकि आप किसी को कहें कि यार जहनी तौर पर मैं दबाव महसूस कर रहा हूँ, तो लोग डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे। अगर लेकर भी जाएंगे तो छुपे हुए लेके जाएंगे, क्योंकि अगर पता चल गया ख़ानदान में कि यार ये तो जहनी अमराज के डॉक्टर के पास गया था, वो बोलेंगे यार ये तो पागल है। अगर उसके घर में बेटियाँ हैं तो उनकी बेटियों से शादी कौन करेगा? लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। माशरती तौर पर जब आपके ऊपर प्रेशर आते हैं, इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान एक गोश्त पोस्ट से बना हुआ बंदा है। इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अपना कैथारसिस करना पड़ता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल हमारे लोग जो हैं ये नहीं करते। आप हमारी टीम को देखते हैं, हमारी टीम जो है उसके साथ हम साइकियाट्रिस्ट रखते हैं, माहिर नफ्सियात रखते हैं। क्यों रखते हैं उसके साथ? इसीलिए कि ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। 25,000 के क्राउड में, 1 लाख के क्राउड में बोलना बहुत आसान है। आप बैट लेकर जब एंटर होते हैं ना, और जब पब्लिक शोर करती है, आम आदमी वो नहीं कर सकता ये कि फास्ट बॉलर अपने रनअप से दौड़ा हो और आपके अगेंस्ट आवाज़ लग रही हो। तो ये आम लोग नहीं है। तो ये माहिर नफ्सियात क्या करता है? ये इनको समझाता है, इनको बताता है, इनको उठाता है। मैं एक बड़ा आपसे दिलचस्प वाक़या शेयर करूँ। मुझे भी एशिया कप के दौरान हमारे सीनियर साफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि यार एक माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल की गई टीम के लिए। और माहिर नफ्सियात जो थे उन्होंने नच मंजाजन अबरार का गाना लगाया स्क्रीन के ऊपर। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने लड़कों को बोला कि ज़रा ये गाना देखें। बल्कि पता नहीं क्या फिल्म थी, आई डोंट नो। तो पता चला कि जब वो फिल्म ख़त्म हुई तो सब सो रहे थे
और वो जो है फिल्म जो है वो स्क्रीन पे चल रही है। तो आप अंदाजा करें। वैसे रिलैक्सेशन के लिए तो बहुत अच्छा आइडिया था। नहीं बिल्कुल अच्छा आइडिया। मैं आपको बताऊं, ये बात है 2005 की। ताहिर ज़मान जो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच है, मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है, पता नहीं आगे आने वाले दिनों में वो कोच रहते भी या नहीं रहते। तो वो ना गालिबन जर्मनी टीम लेकर जा रहे थे या हॉलैंड टीम लेकर जा रहे थे जूनियर वर्ल्ड कप। मैं दुबई में था उस ज़माने में, तो मैं चूंकि न्यूज़ एंकर था, तो जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती थी तो मेरे लिए तो सांस लेने का मौका होता था, मैं उसको ज़ाया नहीं कि मुझे पता चला कि जी पाकिस्तान टीम आई हुई है। तो मैं पहुंचा तो पता चला कि जी पाकिस्तान टीम डी फिल्म थी इंडिया की, वो देखने के लिए गई। तो मैं वहाँ पर गया, हमने अपने शॉर्ट वॉट बनाए, तो बल्कि शॉर्ट क्या बनाए, मैं जब पहुंचा ताहिर ज़मान से मेरी गेट पर ही मुलाकात हुई। उसने मुझे बोला कि यार बहुत शुक्रिया आप आए, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ना ये स्टोरी मत दीजिएगा। तो मैंने कहा ताहिर भाई क्यों, क्या हो गया सा? तो कहने लगे यार बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में बोलेंगे कि भाई जिस काम की शुरुआत ये फिल्म देखकर, इंडिया की फिल्म देखकर कर रहे हैं, क्या उसका इख्तिताम होगा। हालांकि वो फिल्म डी मैंने भी देखी थी। बेसिकली वो फिल्म जो थी ना, वो एक बंदे की फिल्म थी और कैसे वो अपने आप को उठाता है, कैसे मुश्किल वक्त में अपने आप को निकालता है। बुनियादी आइडिया ये था ताहिर ज़मान का वो फिल्म दिखाने का, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी आप करते हुए डरते हैं। बिल्कुल ऐसा तो है। और इंडियन टीम्स वालों के लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि उनके जो फिल्म की जो सेलिब्रिटीज होती हैं वो उनके हर प्रोग्राम्स में होते हैं, आगे पीछे घूम रहे होते हैं, और जो उनके प्लेयर्स हैं वो उनमें शादी भी करते हैं। तो वो एक बड़ा मोटिवेशन है। और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है, जबकि उनके कल्चर का हिस्सा है। नहीं देखिए, अब आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत हद तक खत्म हो रही हैं। अब आप जैसे शोबिज़ की बात करें तो इंडिया में तो 3 सी चलते हैं, क्रिकेट, क्राइम एंड सिनेमा। यस, हमारे पास क्रिकेट तो चलता है और तीनों के बड़े बड़े माफियाज हैं वहाँ, लेकिन वहाँ ये 3 सी बिकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्रिकेट तो है लेकिन क्राइम है, खबरें भी चलती हैं, लेकिन सिनेमा अब आपके सामने है। वहाँ पर 6000 के करीब स्क्रीनें हैं और यहाँ पर जो स्क्रीनें थी जहाँ पर इंडिया की फिल्में दिखाई जाती थी वो भी नहीं दिखाई जा रही। तो अब वो कैसे सरवाइव करेंगे? हमारे पास तो फिल्में ही जो है साल में मेरे ख्याल 10 नहीं बनती, तो आप अंदाज़ा करें वो सिनेमा वाले जो है अपना बिजनेस कैसे पूरा करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी आपने सोचा कि जब 2007 में पाकिस्तान और भारत की टीमें वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हुई, फिर जनूबी अफ्रीका में T20 वर्ल्ड कप का पहला एडिशन हुआ, पाकिस्तान और भारत की टीमें जो हैं अब वो फाइनल तक पहुंची और सारे पैसे पूरे हो गए आईसीसी के, जो वेस्ट इंडीज़ में उनके डूब गए थे क्योंकि पाकिस्तान और भारत की टीमें पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी, एक हफ्ते में 54 दिन के टूर्नामेंट में बाहर हो गई थी। 2008 में IPL का पहला एडिशन हुआ और पाकिस्तान के कई खिलाड़ी गए, लेकिन 2008 के बाद उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को नहीं बुलाया। उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बताता हूँ। हमारे क्रिकेटर जा रहे थे, हमारे कमेंटेटर जा रहे थे IPL में, इसीलिए कि अगर इंडिया में हमारे क्रिकेटर जाएंगे ना तो हमारे क्रिकेटर यहाँ होंगे, इंडिया के क्रिकेटर यहाँ होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कदरों मंजिलत जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा है। और आपको याद होगा 2016 में जब शाहिद आफरीदी गए थे वहाँ पर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा है ना कि क्रिकेटिंग बात उन्होंने की, उन्होंने कहा यार यहाँ मुझे बड़ा प्यार मिला, तो उसको बड़े नेगेटिव अंदाज में लिया गया था। लेकिन मैं खुद 2005 में गया हूँ और जिस तरह पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ लोग तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है 2015 में मैं एडिलेड में था और इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, और आप यकीन माने कि जिस तरह पाकिस्तानी टीम को मिलने के लिए, देखने के लिए लोग आए हुए थे, इंडिया के प्लेयर 2015 में हैरान थे। तो पाकिस्तान में क्रिकेट दिखती भी है और बिकती भी है। लेजेंड्स गुजरे हैं, तेंदुलकर बहुत बड़ा नाम है, मैं उनकी बहुत वीडियोस देखता हूँ और पाकिस्तानी मैचेस में स्पेशली ज़्यादा देखता हूँ। इंग्लैंड में मैच हो रहा था और वकार यूनुस ने उनको 4 दफ़ा LBW किया और दैट वाज प्लम। मतलब उसमें जो कमेंटेटर्स थे वो तकरीबन चीख रहे थे, वो स्क्रीमिंग कि ये तो बिल्कुल आउट है, और बॉल्स भी बहुत अच्छी थी और उस वक्त जुबन पे थे, पीक पे थे वो। बहुत सारे उनके ऐसे भी आउट थे कि जिसमें उनके निक निकलते थे और वो आउट होते वो क्लियर और साउंड भी आती थी, लेकिन वो अपनी क्रीज से वापस नहीं जाते थे। जबकि कुछ
ऐसे भी इवेंट्स है कि वहाँ वो आउट हुए और वो खुद चले गए, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस होते थे या जो बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह के खिलाफ उनके मैचेस थे, उसमें वो नहीं जाते थे। लोग उनको बहुत अच्छे नाम से जानते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और यही वाला 2011 के अंदर भी हुआ था, LBW हुआ था और बड़ा कंट्रोवर्शियल था। और वो कहते हैं कि ये टेक्निकली इनको नॉट आउट दिया गया, हालांकि ये वो आउट थे, उसमें बारहा देखा गया। और सईद अजमल ने बहुत सारे प्रोग्राम किए और उसमें आगे वो बहुत बोल रहा है कि वो इट वॉज प्लम आउट। तो मेरा सवाल ये है कि वो जो बड़ी प्लेयर्स होते हैं वो किसी कंट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ते और वो आउट देने का डिसीजन का वेट भी नहीं करते और चले जाते थे, जबकि तेंदुलकर नहीं गए उसमें। तो वो आपके बैट से बॉल लगे, मैं भी खेला हूँ क्रिकेट, आपने भी देखी है, तो प्लेयर को पता होता है कि मेरे लगी या नहीं लगी। बहुत ऐसा रेयर केस होता है कि जब वो क्लियर नहीं होता बैट्समैन भी कि उसका या तो पैड से लग जाए या वो लग जाए, तो वो बड़ा तकलीफ दे होता है। जबकि लारा ऐसा नहीं करते थे। लारा के मैंने मैचेस देखे, वो जहां भी आउट होते थे वो एम्पायर की फिंगर का वेट ही नहीं करते थे। और हमारे बड़े बड़े प्लेयर थे, माजिद थे और ज़हीर अब्बास थे, उसके अलावा मियादाद तो वेट किया करते थे, मियादाद तो शातिर प्लेयर थे। तो मेरे जहन में ये सवाल आता है कि वो ऐसा क्यों करते थे? उन्हें चला जाना चाहिए था उस वक्त या नहीं, या वो उन्होंने सही किया? और एक इवेंट नहीं है मेरे पास, मैंने उनकी वीडियोस निकाली हैं, वो उनके क्लिप्स भी निकाले हैं, तकरीबन 10 मुझे ऐसे क्लिप्स मिले कि जिसमें वो आउट थे और क्लियर आउट थे। देखिए, सचिन रमेश तेंदुलकर आजकल बड़े परेशान हैं जी। और परेशानी की वजह क्या है? उनकी परेशानी की वजह जो रूट है। जो रूट उनकी परेशानी की वजह क्यों है? उसकी वजह यह है कि सचिन रमेश तेंदुलकर का जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है, वो लोग समझते थे कि शायद कोहली तोड़ देगा। कोहली तो अब हट गए रास्ते से। अब जो रूट इस दौड़ में फ्रंट रनर है और सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड जो है, अब वो मुझे लगता है कि अगर कोई तोड़ेगा तो वो रूट ही तोड़ेंगे। लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 200 मैच खेले। ये मुझे नहीं लगता कि पता नहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा। अगर तोड़ेगा तो रूट ही तोड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड की टीम साल में 20-22 टेस्ट मैच खेलती है। जहाँ तक आपने सचिन रमेश तेंदुलकर की बात की, क्रिकेट में अपने करियर में मैंने डिसिप्लिन, हेड डाउन, बुर्दबार और बहुत नफीस लोग अगर देखें तो मेरा ख्याल है सचिन रमेश तेंदुलकर इज़ वन ऑफ देम। जहाँ तक आपने बात की, बिल्कुल 30 अप्रैल 2011 मोहाली वर्ल्ड कप पाकिस्तान बनाम सेमीफाइनल इंडिया। वाकई मैं कोशिश करता हूँ वो बात करूँ जो मैंने देखी हो, कोशिश करता हूँ वो बात करूँ जिसके बारे में मैं जानता हूँ। अंपायरों से मैंने बात की है, जो आप बात कर रहे हैं ना, हॉकाई की, स्निकोमीटर की, जी, ये जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, ये आई है टेनिस से। अगर आपको याद हो तो टेनिस में होती है टेनिस बॉल, और आपको ये भी इदराक हो अगर आप टेनिस के मैच देखते हैं, विंबलडन, आप ग्रैंड स्लैम के जो बाकी टूर्नामेंट है, US ओपन, तो वहां पर होता है कि एक हाथ में जो बॉल होता है वो उससे सर्विस करते हैं, दूसरी बॉल उन्होंने अपनी पॉकेट में रखी होती है। और वो टेनिस का जो बाउंस है वो आप समझते हैं कितना होता है, वो भी दिखाते हैं उसके अंदर। लेकिन ये जो आपका हार्ड बॉल है, इसका जो बाउंस है, जब मैच स्टार्ट होता है नए बॉल के ऊपर, बिल्कुल नई पिच होती है, उसका बाउंस तो समझ आता है। लेकिन सचिन रमेश तेंदुलकर को जिस आउट की आप बात कर रहे हैं, सईद अजमल की, वो विकेटों में जा रहा था और जब दिखाया गया तो वो विकेटों में ही नहीं जा रहा था। सईद अजमल अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। और जहां तक आपका ये सवाल है कि सचिन तेंदुलकर गए क्यों नहीं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़, क्योंकि आपने खुद ग्रेड 2 की टीम को चलाया है, प्रैक्टिकली खुद आप क्रिकेट खेले हैं, तो मैं आपको ये बात बताऊं कि जब किसी बैट्समैन का निक लगता है ना बल्ले के ऊपर, तो सबसे पहले विकेट कीपर को पता चलता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी एविडेंस है ना, वो ये है कि जब भी किसी बैट्समैन का किसी फास्ट बॉलर के ऊपर, स्पिनर के ऊपर निक लगेगा, तो सबसे पहले वो पीछे देखता है नेचुरली। यस, वो डॉज नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली यस, वहीं से वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जो आपने तेंदुलकर को कहा कि वो वन ऑफ द बेस्ट, जितने बड़े लेजेंड्स हैं ये, ब्रायन लारा, विराट कोहली और भी बहुत हैं, डॉन ब्रैडमैन, और ये बड़े नाम पाकिस्तान से भी गुजरे। ये किसी अपना बाबर आजम,
मैंने ये नोट किया, एक चीज इनमें सब में कॉमन होती है, एक तो ये सारे ग्रेसफुल होते हैं, पीसफुल होते हैं और किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, ना नॉर्मली झगड़ते हैं किसी से और बहुत फ्रेंडली होते हैं। यही सारा इस वक्त माहौल है विराट कोहली का भी और बाबर आजम का भी। इज फ्रेंडली विद एनीवन, किसी से ऑल्टरकेशन नहीं करते। देखिए बात दरअसल ये है कि अगर आप पुराने खिलाड़ियों से पूछेंगे ना तो वो बोलेगा यार आजकल की क्रिकेट में पैसा बहुत है, हमारे ज़माने में तो 1700 मिलते थे, हज़ारों रुपए मिलते थे, 1700 भी बहुत बाद में मिलने शुरू। हर दौर के तकाजे डिफरेंट हैं। उस ज़माने में थाई पैड की जगह जो है वो टॉवल को डबल करके रखा करते थे। उस ज़माने में हेलमेट नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में ऐसे नहीं होता था कि आपके ग्लव्स जो है वो गीले हो गए तो आपने दूसरी जोड़ी मंगवा ली, एक ही जोड़ी पर आपको इक्तफा करना पड़ता था। लेकिन आजकल के तकाजे डिफरेंट हैं। आजकल के आपको खेलने में चांस मिलना बहुत आसान है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब तो रनर भी नहीं मिलता। उस ज़माने में आपको चांस मिलना ही मुश्किल होता था। यस, कम होते थे मैचेस, एब्सोल्युटली, क्रिकेट कम होती। लेकिन आजकल के दौर में अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है, उसके अलावा जनाब पैसे की रेल पेल है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ में पैसा होगा, जिस चीज़ में प्रोफेशनलिज्म होगा, वहाँ पर एक मुकाबले की फ़िज़ा होगी। जब आप मुकाबले की फ़िज़ा में जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना होगा, सबसे पहले आपको मेंटली फ़िट रखना होगा। अपने इर्द गिर्द आपने ऐसे लोगों को रखना होगा जो आपको लगता है कि जी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे। आपको अर्ली जो है वो अपने बैट के ऊपर जाना होगा, सुबह जल्दी जागना होगा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे, मैं मिसाल देता हूँ आपको, यूनुस खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेस्ट क्रिकेट में बैट्समैन। आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी कि 2017 में वो आखिरी टेस्ट मैच खेले। 2017 तक जब वो क्रिकेट खेले तो यूनुस खान डिसिप्लिन में पाकिस्तान क्रिकेट में नंबर 1 थे। अगर पाकिस्तान टीम का कॉल टाइम बस में बैठने का 9:30 होता था तो यूनुस खान 9:15 बजे बस में बैठे हुआ करते थे। यूनुस खान जो हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करते थे ड्यूरिंग द अपना करियर। जब उनकी सीरीज शुरू होती थी वो अपना मोबाइल बंद करके रख देते थे। टेस्ट मैच में तो उनका मोबाइल होता ही नहीं था। अगर उनकी फैमिली उनके साथ है तो वो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच अपनी फैमिली के साथ नहीं होते थे। ये मिसालें आप मुझे बता दीजिए तो आपके सामने फिर यूनुस खान की मिसाल भी मौजूद है। यूनुस खान का करियर भी मौजूद है। आज वो आपको नज़र आते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैरी किस तरह करते हैं। डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। सोशल मीडिया पर जाना बहुत आसान है, लेकिन सोशल मीडिया के प्रेशर को हैंडल करना आसान है। जाकर आप एक ट्वीट कर देते हैं। हर किसी को पॉडकास्ट करने का शौक हो गया है, हर किसी को सहाफ़ी बनने का शौक हो गया है, लेकिन इसके कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अर्खरेजी करना पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि आप सुबह उठे और किंग बन गए। एग्जैक्टली। आपने मुझे भी यही वाली बात की थी कि हमने जो पॉडकास्ट शुरू किए तो बड़ी तसल्ली और पेशेंस के साथ आपको बैठना पड़ेगा। मैंने आपसे देखिए वेरी लॉन्ग टाइम आपने मुझे कहा कि आप दीवान की टीम चलाया करते थे, तो मैंने आपसे यही कहा कि देखें तो फिर तो आपको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की अलीफ बे का पता है, बेसिक का पता है, उठने बैठने का पता है। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जो ग्रास रूट लेवल से आता है उससे बेहतर कोई बंदा नहीं होता जी। ये नहीं होता कि मेरा मतलब है आप पहले स्टॉप से बैठे हैं तो आपको पता चलेगा कि इधर कितने स्टॉप आए हैं, इधर कितने स्टॉप। जो बीच से बैठेगा उसको क्या पता कि ये बस स्टार्ट कहां से होगी, लाइन में कितना लगता है, इन चीजों का आपको पता है, कैसा होगा, आपको माजी के क्रिकेटर्स का पता है, तो आपके लिए आसानी है। बिल्कुल ऐसा है। करंट उसमें रिजवान को कैप्टनसी से हटाया गया, तो उसका रीज़न कोई लॉबी थी या टीम के अंदर कोई डिवाइड था या पसंद नापसंद थी या उनकी परफॉर्मेंस थी जो उनको रिप्लेस किया गया? देखिए जितने मुंह उतनी बातें जी। जब रिजवान को पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान बनाया गया था तो मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, ये ज़्यादा चलेगी नहीं। लेकिन रिजवान गए, उन्होंने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में आपको एज ए कैप्टन जिताया जी। रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जीता। उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि जी चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर को नहीं रखा, आकिब जावेद अपनी चला रहे थे जी। क्या लोगों को ये पता है कि जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीता, साउथ अफ्रीका में जीता, इवन ऑस्ट्रेलिया में जब पाकिस्तान था उस वक्त आकिब जावेद टीम के साथ नहीं थे, जेसन गिलेस्पी थे, क्योंकि गैरी कर्स्टन ने आने से मना कर दिया था। आपको ये पता है? बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता, बल्कि पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम पाकिस्तान से बन के जाती थी। इवन बैटिंग ऑर्डर तक
सेलेक्टर डिसाइड करते थे। सेलेक्टर में टॉप ऑफ द लिस्ट कौन था, हेल्म ऑफ अफेयर्स कौन देख रहा था, आकिब जावेद देख रहे थे। अच्छा जी, चलें ठीक है। रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान ने पहले 9 में से 7 मैच जीते। उसके बाद आखिरी 11 में से पाकिस्तान 9 मैच हार गया। उसके बाद ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीत गया, लेकिन उस जीत में किरदार किसका? बाबर आजम का नहीं, रिजवान का नहीं। स्कोर कार्ड उठा के देख लें क्या परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान पहला मैच हारा, मैन ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क, अगले मैच में हारिस रऊफ, उसके बाद आखिरी मैच में हारिस रऊफ मैन ऑफ द सीरीज, 10 विकेटें हारिस रऊफ ने हासिल की। फिर उसके बाद पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जीता। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच कौन? सलमान अली आगा। दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच कौन? 32 गेंदों पर 66 रन बनाने वाले कामरान गुलाम। तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच कौन? साइम अयूब। बाबर आजम का नाम है, रिजवान का नाम है। ये कह देना बहुत आसान है कि रिजवान के साथ ज्यादती हो गई। देखें, ये सवाबदीदी इख्तियार क्रिकेट बोर्ड का है, किसको कप्तान रखना है, किसको कप्तान नहीं रखना। आकिब जावेद थे ना जब रिजवान कप्तान बने, आकिब जावेद थे ना जब रिजवान को कप्तानी से हटाया गया। दूसरी बात ये कि आप ये देखिए, आप बात कर रहे हैं कि रिजवान के साथ नाइंसाफ़ी हो गई, ना कोई कप्तानी छोड़ना चाहता है, ना कोई कप्तानी से हटना चाहता है। पड़ोसी मुल्क की आप बात करें, रोहित शर्मा जिसने 2024 में ब्रिजटाउन बारबाडोस में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चैंपियन बनाया 2007 के बाद भारत को वर्ल्ड T20 में। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में वो जीते, वो MS धोनी का रिकॉर्ड बराबर कर देते अगर 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया भारत को ना हरा था, तो वो MS धोनी के बाद ICC के 3 टूर्नामेंट जीतने वाले भारत के दूसरे कप्तान होते हैं। नहीं बन सके, लेकिन उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर BCCI ने बाहर कर दिया। उनको जनाब कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई। वहाँ तो इतना शोर नहीं मचा। वो कप्तान जो ICC के 2 टूर्नामेंट जीता है। रिजवान ने कितना टूर्नामेंट आपको जीता है? नहीं जीता है, बिल्कुल। और जबकि रोहित शर्मा 264 2014 में, जो अभी तक कोई नहीं तोड़ सका रिकॉर्ड। और मैं समझता हूँ 264 इज नॉट एन इजी गेम इन वनडे। 264 तो स्कोर होता है टीम का। 3 डबल सेंचुरी उनकी 3 वनडे के। एक ऑडियंस की नॉलेज के लिए एक कंट्रोवर्शियल इवेंट हुआ था कि जिसमें विराट कोहली 97 रन पे खेल रहे थे या 99 थे, 5 नॉट रॉन्ग। एम्पायर थे कैटिल ब्रो। उस वक्त उनको बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, तो उनको बॉलर ने वाइट बॉल करा दी क्योंकि रन एक ही चाहिए था जीतने के लिए, और ये 97 पे खेल रहे थे, और एम्पायर ने वो बॉल वाइड नहीं दी। उस पर बहुत इश्यूज उठे थे। हमारे शुएब अख्तर ने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि इसमें गेम में रूल है कि अगर आप जान के वाइड कराएंगे तो एम्पायर का डिस्क्रेशन है कि वो उसको वाइड दे या नहीं दे, और वो उसको वाइड नहीं दे और नो बॉल दे सकता है। उसके बाद वो बांग्लादेश उन्होंने वाइड नहीं दी और उसने अपने 100 पूरे कर लिए थे। तो ये आप ऑडियंस के लिए और मेरी नॉलेज के लिए भी बताएं कि उसने सही किया था एम्पायर ने कि जो वाइड नहीं दी थी, जबकि विराट कोहली ने डेलिबरेटली वो बॉल छोड़ी थी जो लेग साइड से जा रही थी। मैंने उसकी क्लिपिंग कई दफ़ा चेक की है। अगर आप मुझे बता देते कि आप ये सवाल करें, मैं वो देख कर आता, उसको पढ़कर आता तो मेरे लिए आसानी हो जाती। अच्छा, वैसे मेरे पास है क्लिप्स, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको जरा नोट कीजिएगा। लेकिन मेरे ध्यान में ऐसी कोई नॉलेज में नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। लेकिन ये मुझे नहीं पता कि अगर बॉलर कोई जानबूझ के वाइड बॉल करेगा तो अंपायर वाइड नहीं देगा, ऐसे नहीं। मैं नहीं समझता कि अगर किसी ने वाइड किया तो वाइड होगी, नो बॉल किए तो नो बॉल। अच्छा, ये मैंने जो वेबसाइट्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मैंने पढ़ा है, और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, और ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि टीम को जो है वो जीतने के लिए जो है वो 1 रन चाहिए, और बैट्समैन को जो है सेंचुरी के लिए 2 रन चाहिए, तो बॉलर जो है वो डेलिबरेटली वाइड बॉल कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं, बट उसमें लॉ है और उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। और शुएब अख्तर ने भी उस इंटरव्यू में ये वाली बात मेंशन की थी, बट मुझे क्लियर नहीं हो रही थी। और मैंने जाके जो रूल्स ऑफ द गेम है उसमें भी मैंने जाके सर्च करने के लिए कोशिश की, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था रिसर्च करने का कि मैं वहां से ढूंढ ला, इसलिए मैंने कहा शायद आपकी नॉलेज में हो, मैं आपको भेजूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे हैं शाहीन शाह अफरीदी, हमारे कैप्टन है, तो आपके ख्याल में अब जो विनिंग स्ट्रीक चल पड़ी है और कम्बिनेशन भी चल पड़ा है, विच इज़ अ पॉजिटिव, जीत को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, चाहे, और वीकनेसेस फिर भी उसमें छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन जीत में प्लेयर्स में जो हमांगी देखने में नजर आ रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने में नजर आ रही है, वो डिफरेंट है, अच्छी है। तो
आपके ख्याल में मेरा जो क्वेश्चन है, ड्रेसिंग रूम का भी माहौल ऐसे ही होगा, पॉजिटिव होगा, या ड्रेसिंग रूम का माहौल डिफरेंट होगा कि उसके अंदर मल्टीपल कैप्टन्स बैठे हैं और जैसे आपने कहा कि वो कैप्टनसी नहीं छोड़ता और आसानी से नहीं छोड़ता और वो पसंद नहीं है उसको? देखिए, मैं ड्रेसिंग रूम में तो कभी गया नहीं और ना जाना चाहूँगा। तो ड्रेसिंग रूम में जब मैं गया नहीं तो मैं ड्रेसिंग रूम की फील नहीं बता सकता आपको। हाँ, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, जो हमारे ज़राए होते हैं, उससे हम बता देते हैं कि भाई ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान खबर वही देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए जो हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं हो। तो अगर ऐसी कोई स्टोरी तो नहीं देंगे। लेकिन जहाँ तक आपने बात की शाहीन शाह अफरीदी की, तो शाहीन शाह अफरीदी को 2027 वर्ल्ड कप जो कि नामीबिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे में मुनक्किद होना है, उसको मद्देनजर रखकर कप्तान बनाया गया है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को बहुत सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को परखने की ज़रूरत है, और एक खिलाड़ी की हैसियत से और एक कप्तान की हैसियत से ड्रेसिंग रूम में आपका रवैया बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमने बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो है कप्तानी के बोझ तले दबते हुए देखा है। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि कप्तान बनने के बाद कमांड लेकर जो है उनकी कारकर्दगी में एक बदलाव आया है, निखार आया जी। तो ये अब आप जब कप्तान बन जाते हैं तो फिर कप्तान बनने के बाद जो है आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आपको जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डालनी नहीं पड़ती। लेकिन इस वक्त माइक हेसन है जो चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं, आपकी वाइट बॉल टीम के कोच हैं। तो शाहीन अफरीदी के लिए आने वाले दिन आसान भी हो सकते हैं, मुश्किल भी हो सकते हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में आपकी अहलियत, आपकी सलाहियत को जो है वो तोला जाता है मैचों के नताइज से। इवन क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी को पैमाना जो समझने का है वो टीम की जीत के साथ है। तो आप जीतेंगे तो सब ताली बजाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल से है कि जीत के बहुत ज़्यादा दावेदार होते हैं लेकिन हार यतीम होती है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात की। एक प्लेयर है जो 10 रन का इकोनॉमी रेट पे चल रहा है, बॉलर है, उसके बाद आप उसको टीम में ले लेते हैं, वो इत्तेफाक है, वो फिर आपके 4 स्कैल्प ले जाता है और आपको मैच जिता देता है। हालांकि वो आगा, सलमान आगा की भी वजह है, उसकी सेंचुरी भी वजह है। और एक प्लेयर ऐसा है कि जो 4 आउट कर रहा है और उसको अगले मैच में आप ड्रॉप कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसको वो बिल्कुल फिट नहीं था और वो ऐसा नहीं था और वो नहीं था, जो भी था। हो सकता है, लोग अजीब अजीब की बातें करते हैं, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक प्लेयर के जिसकी जगह नहीं बनती थी टीम में, आप उसको ले आए और वो आपको मैच जिता दे, और जो आपको मैच जिता रहा है उसको आप निकाल दें और दूसरा प्लेयर आके वही आपको मैच जिता के ले जाए। ये तो गुड लक थी पाकिस्तान की। लेकिन मेरा पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा यही सेम कम्बिनेशन बहुत दिनों से चला रहे थे मोहसिन नकवी और हमारे सेलेक्टर्स, और वही कोचिज थे तकरीबन। अब फिर जो बदलाव आया, चेंज आया, उसमें आके उन्होंने वही कम्बिनेशन ऑलमोस्ट रखा, बहुत फ्यू चेंजेस की और उससे मेजर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। कोई भी अब ये अगर आप टीम, मैं कहता हूँ कि जैसी भी टीम है अगर आप इसको चलाएं तो ये अपनी जड़ें मजबूत करने लगेगी और अपना कम्बिनेशन बन जाएगा। थोड़े थोड़े बहुत उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ फिर वही हो जाता है, कंसिस्टेंसी का फुकदान है। फिर अगर बोर्ड चेंज हो गया या उनके मेंबर्स चेंज हो गए, फिर आपने सिलेक्शन कमेटी उठा के चेंज कर दी, तो हर सिलेक्शन कमेटी अपने साथ जहेज में दूसरे प्लेयर्स लेकर आती है। जाहिर आपकी सिलेक्शन भी डिफरेंट होगी, 11 प्लेयर्स की, 16 प्लेयर्स की, मेरी भी चेंज होगी। ये नहीं है कि मैं उसमें कोई नेपोटिज्म करूं या आप कोई फेवरिज्म करें। आपके ख्याल में टीम को ऐसे ही चलते रहना चाहिए और हमने राइट कम्बिनेशन अचीव कर लिया है इस वक्त, या अभी भी एक आध प्लेयर की ज़रूरत है? और अगर एक आध प्लेयर को इंडक्ट करना चाहिए, वो कौन सा करना चाहिए, या अगर रिप्लेस करना चाहिए तो किसको रिप्लेस करना चाहिए? मैं उनकी आउट ऑफ फॉर्म की बात नहीं कर रहा, जैसे थोड़ी सी लंबी हो रही है बात कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 2 प्लेयर डाले गए ऐसे, जैसे हसन अली वगैरह आउट ऑफ फॉर्म थे, उनको चांस भी दिए गया, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर सके। और एक और था, वो मैंने पेपर बनाया था, मैं उसका नाम भूल, शादाब का, कि शादाब की जगह नहीं बनती, उसको फिर वो लेकर आते हैं और ट्राई कराते हैं। और उसके बावजूद जबकि आपकी टीम में बहुत इफेक्टिव स्पिनर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और ऑलराउंडर्स हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो उनकी तो जगह वैसे भी नहीं बननी थी। जैसे नवाज है, वो किसी भी बॉलर को नहीं आने देंगे, बैट से भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, डाउन दी ऑर्डर जाके, और बॉल से भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। मैं आपको कथा सुनाना चाह रहा था, लेकिन आपके सवाल के जवाब में वो फिट नहीं होगा, लेकिन एक शेर नहीं, आप सुनाए, लेकिन सुनाए, मैं शेर सुना देता हूँ क्योंकि आपके सवाल के साथ उसका ताल्लुक है जी। शायर कह रहे हैं कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो
अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका तो सीखो, संगमरमर पे चलोगे तो फिसल चल जाओगे। हाँ, तो yes, देखिए बिल्कुल अब ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट का हम राग अलाप रहे हैं ना, मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जिन बल्लेबाजों के ऊपर टीम भरोसा करना चाहती है वो बेचारे अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे। वो बेचारों को खुद सहारे की जरूरत है। ये तो है बिल्कुल। नई बॉल से आपके फास्ट बॉलर विकेट नहीं ले पा रहे जी। इस टीम का अलमिया ये है कि जो परफॉर्म करता है उसको अगले मैच का नहीं पता, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको हर मैच खिलाया जा रहा है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मामला है, क्रिकेट जो है वो बहुत आगे निकल गई है। अब ये लैपटॉप से भी आगे निकल गई है। यस। अब ये खेल जो है वो अक्लो फैम से भी आगे निकल गया है, इस एतबार से कि आपने बहुत सारे बॉक्सेस को टिक करना है, आपने रोज जीना है, रोज मरना है। यस, बिल्कुल। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वो कहते हैं ना कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आधे तीतर आधे बटेर की टीम बना दी आपने। हाँ। तो यहाँ पर जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और यहाँ पर जो क्रिकेट पर बात करने वाले लोग हैं वो खुद तो कोई मेहनत कर नहीं रहे। किसी ने ट्वीट कर दी, अब उन्होंने उस ट्वीट को लेकर पूरा प्रोग्राम कर दिया। अब चाहे वो किसी की गलत नॉलेज हो, आप मेहनत कर ही नहीं रहे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, सारे जो स्टैट्स हैं वो आपके पास वेबसाइट पर मौजूद हैं, कोई इतनी मेहनत नहीं कर रहा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये आपके एक्सपर्ट को नहीं पता कि जी अगर ये प्लेयर ख़राब खेल रहा है तो इसकी जगह कौन, क्योंकि उनको पता ही नहीं, उनको यही नहीं पता कि है कौन। मैंने नाम ले दिया तो अब वो उसी को लेकर जो है वो चलना शुरू कर देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है कि मैं अगर ये कह रहा हूँ कि आप ख़राब हैं तो अच्छा कौन है, फिर मुझे ये भी बताना चाहिए। मैं ये नहीं बता रहा, बस मैं आपकी निशानदेही कर रहा हूँ खराबियों की। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा, एक पेंटर ने जो है वो एक पेंटिंग बनाई और बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा यार ये पेंटिंग तो ख़राब है और ये पेंटिंग तो है, इसमें ये मसला हो गया, इसमें ये मसला हो गया। अगली नुमाइश में उसने एक पेंटिंग बनाई और दीवार पे लगाने के बाद उसने नीचे लिख दिया कि ये नीचे पेंसिल रखी हुई है और इसमें जो खराबियां हैं ना उसकी निशानदेही कर दें आप काइंडली। आपको हैरानगी होगी कि एक सिंगल बंदा जो था उसने ना उस पेंसिल का इस्तेमाल किया, ना पेंटिंग के ऊपर कोई बताया कि जी इसमें ये खराबी है। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, बकौल शायर, मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, मैं दलील दूं तो जलील दूं, ये जमाना जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। हाँ, यस, बिल्कुल आपने सही कहा। अब वो जहाँ आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा होता है और मेरे उसका जवाब भी आ गया जो आप देना चाहते हैं कि इतनी साइंस, इसकी जो गेम है वो इतनी चेंज हो गई है और इतनी एडवांस हो गई है कि जिसमें आप लैपटॉप से एनालिसिस वगैरह नहीं कर सकते। उसके जो ग्राफ्स हैं वो आपको धोखा देके जाएंगे। वो किस लिए देकर जाएंगे? वो इसलिए देकर जाएंगे कि क्रिकेट का ताल्लुक जब बैट होता है, हर बैट का फ्लो डिफरेंट होता है, वेट डिफरेंट होता है। तो हर प्लेयर उस पर नए बैट से पहले नॉकिंग करता है, उसके बाद जाके वो मैच खेलता है। इसी तरीके से हर पिच, हर ग्राउंड और हवा का रुख वो बॉलर को आइडेंटिफाई करता है सुबह जाके कि आपने, और उसके अंदर जो नमी होती है विकेट के अंदर, कि आपने कौन सा बॉलर खिलाना है। जरूरी नहीं कि जैसे अबरार है उसको तो कहा गया अनफिट है, लेकिन हो सकता था कि ये विकेट ऐसी हो कि जिसमें अबरार इतना इफेक्टिव नहीं हो और आप उसको लेकर आए हारिस को, और हारिस ने आके वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये क्लिक कर गया। और अगर ये क्लिक नहीं करता तो बेचारा गालियां हमारा हारिस खाता, हालांकि उसमें हारिस का कोई कसूर नहीं था। ये आपकी टीम सिलेक्शन का काम है कि कौन से बॉलर को खिलाए और कौन से बैट्समैन को खिलाए। सलमान आगा को सब बहुत बुरा भला कहते थे कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा और ये नहीं कर रहा और वो नहीं कर रहा। मैंने उसकी बहुत देखा, वो मेंटली इज वेरी स्ट्रांग और टेक्निकली ही इज वेरी साउंड, स्पेशली ऑन स्पिनर्स। और उसने आके प्रूव किया फिर बाद में, और कंसिस्टेंसी से उसने रन निकालने भी शुरू किए। लेकिन मुझे ये बताएं, उसको T20 में क्या हो जाता है? गेम और स्पोर्ट्स तो एक जैसा ही है। या तो कप्तानी का प्रेशर, वही जो आपने कहा, हर कप्तान प्रेशर नहीं ले पाता, या ये रीजन है, या उसके पास बोर्ड का प्रेशर है उसके ऊपर, या वो इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाया, आके एकदम चेंज किया और 15 दिन के अंदर तो फॉर्म एकदम से चेंज नहीं हो जाती, आ जाती वापस। शायर ने कहा है कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे,
मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस घर में रहता हूँ उसे मकान कर दे। हाँ, यस। देखिए ये जो माइक है ना जी, हम तो जो शो करते हैं तो हमारा माइक यहाँ लगता है जी, और ये जो स्क्रीन है जी, ये बड़ी जालिम है। अब यहाँ पर आकर लोग बात कर देते हैं और फिर वजाहतें दे रहे होते हैं। आपने जो भी सवाल किया मैंने बहुत सोच समझ कर और बहुत तामुल से, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, उस तनाजुर में जवाब दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मैं कुछ कह दूँ और उसके बाद आपका ये माइक मेरी आवाज़ पकड़ ले, कैमरे पे मेरी रिकॉर्डिंग हो जाए, बाद में मैं बोलूँ नहीं यार मेरा मतलब ये नहीं था। हाँ, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे बहुत होता है जी। एक ज़माना हो गया मुझे इस कैमरे को फेस करते हुए और बहुत अच्छे तरीके से मुझे अंदाज़ा है कि जब आप कैमरे के सामने आ जाएं, भले से माइक बंद हो और आपको कैमरामैन कह दे नहीं यार ये अभी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बी केयरफुल। 92 वर्ल्ड कप में मैं आपको लेकर जाता हूँ, हम जावेद मियांदाद को छोड़कर गए पाकिस्तान में। यस, 22 खिलाड़ियों को हम ऑस्ट्रेलिया लेकर गए। आई थिंक मेरे ख्याल जावेद भाई कुछ स्ट्रगल कर रहे थे अपनी सेहत को लेकर, लेकिन उस जावेद मियांदाद ने 437 रन करके पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इमरान खान मेलबर्न में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला मैच नहीं खेले और वो जावेद मियांदाद जो था वो पाकिस्तान का चैंपियन बना। तो प्लेयर ऐसे होते हैं। यस, बिल्कुल ऐसे ही। अप्रैल 1986 में शारजा में जावेद मियांदाद ने मैच फिनिश किया। ऐसे नहीं हुआ कि वो बिल्कुल किनारे पे लगाकर टीम को छोड़कर चले गए, इसलिए हम उनको लेजेंड कहते हैं। यस, बिल्कुल। तो आज की अगर आप बात कर रहे हैं, हारिस रऊफ की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है हारिस रऊफ ने आखिरी बार पीएसएल में मैन ऑफ द मैच कब लिया था? मेरे ख्याल से 2 साल हो गए होंगे, इससे भी ज्यादा। हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में जिताया, लेकिन आपको ये याद है कि विराट कोहली ने मेलबर्न में किस तरह उनकी पिटाई की थी, उनको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लॉन्ग ऑन पर उनको कैसे छक्के कराए थे, जहां नॉर्मली वो छक्के नहीं मार रहे होते। ठीक है, विराट। डैलस में आप 2024 में अमेरिका से हारे, उसमें भी हारिस रऊफ की पिटाई हुई थी अगर आपको याद हो तो। तो ये चीज़ें हैं, हकीकत है। और हारिस रऊफ ने कहा कि जी खिलाड़ी रिपोर्ट नहीं है, हर मैच नहीं जिता सकते। देखें आपको जिताना पड़ेगा मैच। मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर सकता, लेकिन आपकी इंटेंशन मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये प्रोफेशनलिज्म है। यहाँ आप नहीं करेंगे, मैं आपके पीछे बैठा हूँ, मैं नहीं करेंगे, ये आपका कैमरामैन जो इस वक्त कैमरे के पीछे खड़ा हुआ है ये मेरी जगह लेगा। ये क्रिकेट जो है वो 25 करोड़ आवाम के लोग इस क्रिकेट के लिए धड़कते हैं। आपको हर दिन परफॉर्म करना पड़ेगा। ये क्रिकेट टीम गेम है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी टीम जो चल रही है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर चल रही है। 92 वर्ल्ड कप वसीम अकरम की बॉलिंग पे आप जीत गए, 86 ऑस्ट्रेलिया कप जावेद मियांदाद की बैटिंग के ऊपर जीत गए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप दुनिया की टीमों को देखें तो वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म के तकाजे हैं। वहाँ पर आप देख लीजिए। चलें मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैककलम को इंग्लैंड ने जो है वो अपनी टेस्ट टीम का कोच बनाया है और वो मॉडर्न डे क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट में लेकर आए हैं, एग्रेशन लेकर आए हैं। लेकिन उनकी टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब तक जीत नहीं सकी है। लेकिन वहां तो किसी ने शोर नहीं मचाया, वहां किसी ने शोर नहीं मचाया कि भाई अभी इंग्लैंड होम ग्राउंड पर जो है इंडिया के साथ टेस्ट सीरीज जो है वो 2-2 से ड्रॉ कर गया। लेकिन ये वही टीम है जिसने पिंडी में एक दिन में 4 सेंचुरियां लगा दी थी। तो ये आपके सामने चीजें हैं, इससे आप पहलू तही नहीं कर सकते, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप नाम पे नहीं खेलेंगे, काम पे खेलेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने और बिल्कुल सही है। और मैंने आज ये ऑब्जर्व किया है कि आप बहुत सेफ एंकर हैं और कोई भी फालतू बात करने से पहले या ऐसी हो कि जो आपकी उसमें मुकम्मल तहकीक ना हुई भी हो, आप वो मुंह से नहीं निकालते और ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हर एक को होना चाहिए ऐसा, ताकि बाद में शर्मिंदगी या माफ़ी की गुंजाइश ना निकले। अभी आपने बताया, जैसे उसी से कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन करूंगा, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ, कि आकिब जावेद हमारे कोच हैं, बॉलिंग कोच भी हैं, ज़ाहिर है फास्ट बॉलर हैं, तो वो अपने फास्ट बॉलर को क्यों नहीं सिखा सके कि जब पिटाई हो रही हो तो देखिए हर बॉलर की पिटाई, T20 में दुनिया के हर बॉलर की और अच्छी बॉल पे पिटाई होती है, ऐसा कोई इसमें कोई वो नहीं है। जैसे हमारे आफरीदी थे, आपने कहा वो अच्छी बॉल पे छक्का मारते थे, और भी जितने बड़े प्लेयर्स हैं वो सारे, रोहित शर्मा है, वो अच्छी बॉल को बना के उस पर छक्का मारते हैं और लंबे लंबे मारते हैं।
आपका जो साहबजादा फरहान है, फिटनेस से कंटिन्यूटी, मुझे उस वक्त याद आया था कि साहबजादा फरहान इतना अच्छा क्यों खेल रहा है, क्योंकि वो ही सुपर फिट, उसके मसल्स भी हैं, उसकी बॉडी भी है, उसका क्रीज स्टेमिना भी है। फिर हमने उसका बात की थी किंग बाबर की। किंग बाबर का पहले ऐसा था कि हर थर्ड मैच में या तो 50 या 100 करता था, अब वही उसका हर 8वें और 9वें मैच के अंदर आ रहा है, थोड़ा वो स्पैन ज़्यादा हो रहा है और वो छोटे छोटे रन्स कर रहा है, बट बॉडी लैंग्वेज अच्छी है उसकी, वो ऐसा निकल के आ रहा है। आकिब जावेद की जिम्मेदारी मैं तो नहीं समझा सकता, ना आप उसका जवाब दे सकते हैं, बट कहने का मकसद ये है कि जब कोई फॉरेन बॉलिंग कोच आता है तो हमारे बॉलर्स की बॉल स्विंग भी होती है, उसकी स्पीड भी होती है, उस वो लीथल बॉलिंग भी करते हैं, आउट भी करते हैं, परफॉर्मेंस भी होती है। लेकिन जब हमारे डोमेस्टिक फास्ट बॉलिंग कोच होते हैं तो वो सारी चीज़ें ये मिस कर जाते हैं। तो आपको पता है क्रिकेट जो है, आपके जो 100 प्लेयर हैं जो टॉप में होते हैं वो तकरीबन सेम स्किल्स वाले होते हैं। उसमें जो मेंटली स्ट्रांग होता है या अपनी स्किल्स को थोड़ा बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकता है, वो टॉप टीमों में आता है और वही खेलता है। तो बेसिकली जो कोच का काम होता है, अब वो आके बाबर आजम को तो नहीं सिखा सकता ना कि मैंने कैसे बैटिंग करनी है, क्या करना है, उसको मेंटली स्ट्रांग कर सकता है। तो बॉलर्स के लिए भी यही काम है कि आप उनको बताएं कि उनके पास सारी स्किल्स है बॉल करने की, कि वो यॉर्क भी करा सकता है, बाउंस भी करा सकता है, शॉट भी कराता है, ओवर पिच से भी आउट कर सकता है, दोनों साइडों पे गेंद भी घुमा सकता है। उसको सिर्फ ये गाइड करना है कि उसने कौन सी बॉल कब, कहां और कैसे करनी है। तो इतना सा रोल है, इसमें कोई डिफिकल्टी और रॉकेट साइंस नहीं है। वो क्यों नहीं हम ट्रांसफॉर्म कर पा रहे नॉलेज को, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे कोचेस की स्किल्स के अंदर कोई थोड़ा सा डेफिसिट है या कोई और वजह है। कि क्या जिंदगी में बड़ा वक्त मैंने गुजारा जी, और 2000 के करीब इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ, 5000 से ज़्यादा शो मैं कर चुका हूँ माशाल्लाह। और जिस जगह आप हैं, अमूमन ये मेरी जगह होती है, इस जगह पर मैं ज़रा कम बैठता हूँ जी। लेकिन आप जब सवाल करते हैं ना, तो मैं आपके साथ आज यहाँ बैठकर एंजॉय इसलिए भी कर रहा हूँ। आप कभी मुझे लेके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुछ सोचने लगता हूँ तो आप मुझे फ्रांस लेकर चले जाते हैं जी। मैं फौरन फ्रांस के लिए अपने आप तैयारी पकड़ते हैं जी, तो आप मुझे लंदन लेकर चले जाते हैं जी। लेकिन इस सारे अरसे में मैं ये तय कर लेता हूँ कि मैंने बात क्या करनी है। और किसी शायर ने खूब कहा है कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा। तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, ये अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर जब तालियां बजती हैं तो ये रोशनियों में मगन हो जाते हैं। जब खराब परफॉर्मेंस के ऊपर गालियां पड़ती हैं ना, तो फिर इनको सारे बुरे लगने लगते हैं। तो भाई जहाँ ताली बजेगी वहाँ पर गाली भी पड़ेगी। और जब आपके लिए लोग दुआ करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बद्दुआ करेंगे, आप अच्छा नहीं करेंगे तो फिर लोग नाराज भी होंगे। तवक्कुआत का आप बोझ नहीं उठाएंगे तो तवक्कुआत का बोझ आपसे इसलिए उठाया जा रहा है, आप 25 करोड़ आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बिल्कुल ऐसा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप हारिस रऊफ को जानते हैं ना, तिलक वर्मा को तो नहीं जानते? नहीं। लेकिन आपको पता चल गया दुबई में कि तिलक वर्मा कौन है? यस। किसने बताया? हारिस रऊफ ने बताया ना। हारिस रऊफ ने अपनी कारकर्दगी खराब की और तिलक वर्मा जो है उसको पहचान मिल गई। उसने किसको मारा? हारिस रऊफ को मारा उसने। वरना अगर हारिस रऊफ तिलक वर्मा को आउट कर देता तो शायद तिलक वर्मा जो है और अंधेरों में चला जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बाप बच्चे को थप्पड़ मारता है ना, ये स्टोरी नहीं है, लेकिन बच्चा अगर बाप पे हाथ उठा लेना तो ये स्टोरी है। तो जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है, मैं दोबारा से आपसे यही कहूँगा कि क्रिकेट हमारे मुल्क में समझने की ज़रूरत है, जो मेरा ख्याल है अब वाकई समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपकी टीम जीत जाती है तो सदर से वज़ीर आज़म और जितने मुल्क की बड़ी शख्सियात हैं उनके आप टिकर टेलीविज़न पर चलते हुए देख रहे होते हैं, मुबारकबाद। जब टीम हार जाती है तो खिलाड़ी अकेले धूप में खड़े होते हैं और हर जगह से उनको जो है वो ऐसी लानतान हो रही होती है कि जिसको घर वाले नहीं सुन रहे होते वो भी टीम को बुरा बोल रहा होता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये क्रिकेट खेल है, खेल में आप जीतेंगे भी, आप हारेंगे भी। जिस तरह हमारी सहाफ़त है, सहाफ़त में जनाब अगर मैंने किसी की तारीफ़ कर दी तो बोला जाएगा ले लिया भाई उन्होंने लिफाफा। लेकिन अगर मैंने किसी की जो है वो ख़राबी को आइडेंटिफाई कर दिया,
उनके ओहदे के हवाले से उनको जनाब आईना दिखा दिया तो कहा जाएगा यार ये तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये तो भाई इनके खिलाफ है। बीच का कोई रास्ता नहीं है जी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की हमारे खिलाड़ियों को ज़रूरत है। जब अच्छा परफॉर्म करेंगे तो प्रेज मिलेगा, जब ख़राब परफॉर्मेंस करेंगे तो वो जो रिंग में आपके रेसलर मार खा रहा होता है ना सर झुका के, फिर आपको अपने अच्छे वक्त का इंतजार करना होगा। जहाँ रिवॉर्ड होगा वहाँ पनिशमेंट भी होगी और होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप बच्चा एग्जाम में पास होता है तो उसको शाबाशी मिलती है, नहीं होती तो उसको सजा मिलती है। इन सारी बातों के बावजूद एक ऐसा सवाल है कि वो मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए तो आप कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं जो इमीडिएटली लेंगे? सर पहली बात तो ये कि जब बनूंगा तो जब बता दूंगा, अभी तो मुझे कोई नहीं बना रहा। अच्छा चले इसको लेट्स पुट इट इन दैट वे कि अगर आपको चांस मिले इस्लाहात का क्रिकेट की, पाकिस्तानी क्रिकेट की करने के लिए, तो कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आप लेना पसंद करें या आपके दिमाग में हो जो आप सजेस्ट करें? 20 साल हो गए मुझे इस चीज़ में जी, और लोग मुझे सुनते हैं, कुछ नाराज़ भी होते हैं, कुछ कहते हैं यार आप सच बात करते हैं। तो कोशिश करते हैं और हालात व वाक़यात तब्दील होते रहते हैं। जिस तरह आपने खुद कहा कि आप इंग्लैंड में जाएंगे तो सीम एंड स्विंग खेलना पड़ेगा, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक मिलेंगे, आप श्रीलंका में जाएंगे तो आपको स्पिनर जो है परेशान करेंगे, आप बांग्लादेश में जाएंगे तो शायद आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस मिल जाएं। तो हालात और सूरत हाल जो है वो बदलती रहती है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आजकल का दौर जो है आपको हाई अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जहाँ आपने ये सोचा कि मैं मुकम्मल हो गया, समझे वहाँ से आपका तबाही, वहाँ से आपका डिक्लाइन शुरू हो गया। रोज़ सोचना है, रोज़ करना है, हर दिन नई सुबह है। Absolutely. आपने 100 कर लिए तो अगले मैच में फिर दोबारा आपने वो करना, वो मैच खत्म हो गया। आज जो आपने कर लिया, रात आ गई तो आप समझेंगे ये सो गई। आपने अगले दिन एक नए दिन की शुरुआत करनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत मजा आया आपके साथ, और आपके साथ तुर्श, तंज और सीरियस बातें भी हुई, और उसका आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। आपकी शायराना मिजाज और जो दिलचस्पी है वो आपकी पर्सनैलिटी और शख्सियत की बहुत अच्छी अक्कासी करती है। और थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी जी।